कंस्ट्रक्ट में आपको एक छुपा हुआ वन दिख रहा होगा, वन दिख रहा है। अगर ये वन नहीं होगा तो डायग्राम रन नहीं होगा। अगर ये वन नहीं होगा तो ये आपका डायग्राम रन नहीं हो सकता। दूसरा, इन सर्कल्स के अंदर आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। कभी भी नंबर मत रखिएगा। आपको यहाँ पे कुछ नाम देने हैं, नंबर नहीं देना, दैट मॉडल नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। So I am changing the name. So after that my diagram is ready. First of all save it और इसका हमने नाम रखा CFA मॉडल। इसको हमने नाम रखा CFA मॉडल। हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि हमें क्या क्या आउटपुट के अंदर चाहिए। आउटपुट के अंदर हमें ये मस्ट है। पॉइंट नंबर 2 इज मस्ट। Correlation is must. Test for normality is a must. Modification indices is a must. यहाँ पे आप 40 दे दीजिएगा। ये वो सिलेक्शंस हैं जो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप इसको रन करिए। आउटपुट आपके सामने है। आउटपुट आपके सामने है। अब इसमें आउटपुट में देखना क्या है। नंबर 1, टेस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ नॉर्मेलिटी। फर्स्ट इज चेक गो फॉर असेसमेंट ऑफ नॉर्मेलिटी। दिस नंबर इज नोन एज मार्डिया कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस और कोशिश करिए कि वैल्यू 50 से अंदर ही हो। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 50 और आपके जितने भी कर्टोसिस वैल्यूज हैं दे शुड बी लेस देन 0.5। स्क्यूनेस value should be less than 0.5. If not 0.5, then maximum limit is 1. So once you check the normality, then you need to check the model fitness second. Model fitness में Cmin upon EF, this is called chi-square divided by degree of freedom. ये आपका 3 से कम होना चाहिए, हमारा नहीं है। GFI 0.8 से ज्यादा होना चाहिए, हमारा नहीं है। और CFI 0.9 से ज्यादा अगर ये कंडीशन मीट नहीं करेंगे तो ना आपका पब्लिकेशन होगा ना आपका थीसिस एक्सेप्ट होगा। CFI should be greater than 0.9. NFI ठीक है हमारा। KRI should be greater than 0.9. और लास्ट में RMC आता है। The root mean square error approximation, this should be less than 0.08. तो बहुत सारी कंडीशन हमारी मीट नहीं कर रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कंडीशन मीट क्यों नहीं कर रही है। उसके दो रीजन होंगे। पहला, मॉडल मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस। गो टू मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस और मैं एक इसको 40 की जगह 20 ले लेता हूँ एंड
I will go for multiplication indices. So जी ये जितनी भी एरर टर्म आपस में कोरिलेटेड आपको दिख रही हैं, जैसे E22, 23 आपस में कोरिलेटेड है, E21, E22 आपस में कोरिलेटेड है। ये प्रॉब्लम्स हैं सारी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज एरर टर्म्स, एरर क्या है? नॉइस। So noise should not be correlated. Error terms should not be correlated. So first of the problem you have to take care of is the high correlation between the error term. Second problem देखिए, normality is also a problem in this. Normality is also a problem. ये आपका 50 से कम होगा। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट के 3 कंडीशन बता दी ना। Yes, sir. वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे लगता है। हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल टूल पैकेज। इट इज एक्सेल फाइल। आई विल यूज दिस एक्सेल फाइल। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। This is a statistical tool and I am going to use this tool. अभी टूल क्या कर रहा है, ध्यान देखिए। ये टूल आपसे कह रहा है कोरिलेशन वाली टेबल को A1 में पुट करो, पेस्ट करो, और स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट को F1 में पुट करो, उसके बाद क्लिक मी, देन क्लिक मी। तो मैं ये करने वाला हूँ। 2 टेबल चाहिए मुझे, कोरिलेशन टेबल चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट टेबल चाहिए, और इसको क्लिक कर देंगे, हमारे सारे रिजल्ट एक साथ मिलेंगे। तो मैंने एस्टिमेट्स पे क्लिक किया और ये टेबल है स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट, सेकंड टेबल है, इसको कॉपी किया और पेस्ट किया। इसको पेस्ट करना F1 में, ये हो गई पेस्ट। उसके बाद कोरिलेशन टेबल को कॉपी किया और A1 में पेस्ट कर दिया और इसको क्लिक कर दिया। तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली आ गया। लेकिन अब देखिए, कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, चेक करते हैं एक बार। पहली कंडीशन क्या है? CR वैल्यू कितने से हाई होनी चाहिए? 0.7 सारी है। Yes, sir. वन फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। सेकंड ABE 0.5 से ऊपर है। और तीसरी कंडीशन थी 0.7 कंस्ट्रक्ट लोडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0.7। कंस्ट्रक्ट लोडिंग हमारी टेबल नंबर 2 में थी। ये क्या ये सारी वैल्यू 0.7 से ऊपर है? Yes, sir. क्या ये सारी वैल्यू 0.7 से ऊपर है? Yes, sir. तो हमारी कन्वर्जेंट वैलिडिटी फुलफिल हो गई है। इसका मतलब इस मॉडल में कन्वर्जेंट वैलिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ तो डिस्क्रीट वैलिडिटी। डिस्क्रीट वैलिडिटी की पहली कंडीशन है AVE MSV से छोटा होना, बड़ा होना चाहिए। AVE MSV से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस स्केल में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी नहीं है। और 80% स्कॉलर को ये दिक्कत आती है। मैं आपको 80 क्या, मैं कहता हूँ 99% स्कॉलर को इंडिया में ये प्रॉब्लम आती है। 99 केसेस, 99 मतलब आप भी उसमें आओगे। जब आप इसमें जब आप डेटा कलेक्ट करोगे, ये प्रॉब्लम 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी। और मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आपका रेस्पोंडेंट अलग अलग कंस्ट्रक्ट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। आपका रेस्पोंडेंट सारे कंस्ट्रक्ट को अलग अलग नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो पढ़ के आंसर दे रहा है।
क्योंकि आपका रेस्पोंडेंट बिना पढ़े भर रहा है क्वेश्चनर को, ये गलती मत करना। जब आप क्वेश्चनर जाओगे चेक करना कि आपके रेस्पोंडेंट ने पढ़ा है, पढ़ के रिस्पॉन्स दिया है, तो प्रोबेबिलिटी कम है कि प्रॉब्लम आए। अगर आपने कैजुअली क्वेश्चनर बांट दिए या गूगल फॉर्म बनाया सेंड कर दिया, तो ये प्रॉब्लम 99% प्रोबेबिलिटी की आएगी। ठीक है, सो दिस इज दी और ये वाला जो पोर्शन है, ये पी से ये वाला, दिस पोर्शन इज नोन एज फॉर्मल लर्कर क्राइटेरिया। यहाँ पर जो रेड है वो है एवी, स्क्वायर रूट ऑफ द एवी, और ये सारे कोरिलेशन है। होना क्या चाहिए, ये वैल्यू इन सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे छोटी है। तो आपका फॉर्मल लर्कर क्राइटेरिया कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी नहीं है। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको दिखा दिया है कि एवीई और एमएसवी को कंपेयर करते हैं। पहला वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, एवीई एमएसवी से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैनेजमेंट के 50% से ज्यादा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। और स्क्वायर रूट ऑफ एवीई जो कि रेड है, होना इन सबसे बड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ छोटे हैं। So discriminant validity is one of the common problems that you will face, right? So in this way, we can check the validity of the scale. और ये 100% कंपल्सरी है रिपोर्ट करना पेपर में भी और थीसिस में भी। अगर आप पेपर लिखोगे तो ये टेबल आएगी ही आएगी, और थीसिस हो तभी आएगी। तो ये आपको सीखना ही है, 100% सीखना है। तो हम टी ब्रेक ले लेते हैं, तो विल कंटिन्यू।